नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष एम ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल से आपके बीच में उपस्थित हूं और आपको बता दूं, आज मैं जो प्रस्तुत करने जा रहा हूं वह मानवाधिकार अर्थात ह्यूमन राइट का स्पेशल पेपर जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में अध्ययनरत 2021 के एग्जामिनेशन में 13 तारीख को होने वाले एग्ज़ाम में 13 अगस्त 2021 को होने वाले एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, उनके लिए यह क्लास अति महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग पास होना चाहते हैं तो आपको हमारी इस क्लास को खास तौर पर देखना होगा। और भी हम क्लासेस इतने अच्छे तरीके से दे रहे हैं, अन्य विषयों की भी उस पर भी आपको गौर करना होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। क्योंकि बहुत ही सटीक और अच्छा विश्लेषण करके आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्रा, हमारे भाई बहन, छोटे भाई बहन सभी लोग सफल हों और अच्छे नंबर प्राप्त करें। क्योंकि इस बार जो पेपर आ रहे हैं उसका किसी भी प्रकार का सिलेबस हमारे छात्रों के पास में और मार्केट में नहीं अवेलेबल है। और चलिए इसी के साथ में आज के पहले नंबर के प्रश्न पर प्रवेश करते हैं। समय बहुत कम है, यदि हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। और पीडीएफ के लिए भी हमारी व्हाट्सएप टीम से संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी जगहों पर एम ऑनलाइन क्लासेस के नाम से यूट्यूब पर आपको देखने को मिल जाएगा हमारा चैनल। चलिए पहले नंबर के आज के प्रश्न में आपको प्रवेश कराते हैं। आज का प्रश्न पहला नंबर क्या कहता है, ध्यान दें, आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम वर्ष में अधिनियमित किया गया था 1993 में, 1994 में, 1995 में, 1996 में। आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है। बहुत ही अच्छे तरीके के प्रश्न हैं, तत्काल प्रभाव से जवाब देते जाएं। इसका जो पहले नंबर का आंसर है इसका है 1993। ये पार्ट सही है इसका। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम वर्ष में अधिनियमित किया गया तो 1993 में, यह पूर्णतः सत्य है ये पार्ट। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका ए पार्ट ही सही है। आपकी स्क्रीन पर दूसरे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या कह रहा है, मौलिक अधिकारों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस एक में अस्पृश्यता का उन्मूलन शामिल है? धर्म का अधिकार में, समानता का अधिकार में, स्वतंत्रता का अधिकार में, शोषण के खिलाफ अधिकार में। तो आपको बता दें इसका जो उत्तर सही है वह इसका उत्तर है समानता के अधिकार में, अर्थात बी पार्ट। और आपको पता होना चाहिए कि अस्पृश्यता के उन्मूलन हेतु जो कि एक कानून दिया गया है वह अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आएगा। वह भी आपके लिए एक प्रश्न है, वह भी आपको पूर्व की कक्षाओं में और में भी दिया गया है। और आपको बता दें हम मानवाधिकार और ह्यूमन राइट की यानी अर्थात एक पूरी प्लेलिस्ट बना करके बैठे हैं आपके लिए। पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे आपको एम ऑनलाइन क्लासेस पर। उस प्लेलिस्ट में पूरे प्रश्न दिए गए हैं केवल और केवल ह्यूमन राइट्स के स्पेशल, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें फेल होते हैं और मटेरियल मिलता नहीं है। और फेल होने की वजह से उनको अगले वर्ष आर्थिक नुकसान और सामाजिक नुकसान और पारिवारिक नुकसान कलह का कारण भी बनते हैं। तो इसलिए आप लोग मेहनत करते रहें और प्रयास करते रहें, इसलिए इन्हीं से पास होंगे। इन्हीं को पढ़िए, आप लोगों को इसी में नंबर आएंगे। 70, 70, 80, 80 नंबर आए हैं मेरे सब्जेक्ट में, इसी सब्जेक्ट में मानवाधिकार में मेरे छात्रों के। आप लोगों से समय आने पर संपर्क भी कराऊंगा। हेलसिंकी घोषणा 1964 का संबंध से है युद्ध की रोकथाम, मानव प्रयोग, लिंग भेदभाव, बाल शोषण। तो आपकी स्क्रीन पर यह क्वेश्चन जो है यह तीसरा नंबर क्वेश्चन है। आपको बताना तीसरे नंबर का जो उत्तर सही है इसका उत्तर है मानव प्रयोग। हेलसिंकी घोषणा पत्र घोषणा जो है 1964 का संबंध है, तो मानव प्रयोग से संबंध है। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बी पार्ट इसका सही है। आपके स्क्रीन पर चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकार की घोषणा, मानव अधिकारों की अवधारणा किसने पेश की थी? तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकारों की अवधारणा किसने पेश की थी? यह चौथा नंबर आपकी स्क्रीन पर है, जिसका उत्तर जो सही है आपको बता दें कारेल वसाकी
नाम के विद्वान ने, इन्होंने मानवाधिकारों की अवधारणा पेश की थी। तो डी पार्ट इसका सही है। लीजिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाया गया था 1 दिसंबर 1948, दिसंबर 10, 1948 और दिसंबर 11, 1948 और 31 दिसंबर 1948। आपको बताना है, आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका जवाब दें। चलिए, आपकी स्क्रीन पर बना हुआ मानवाधिकारों के सार्वभौम घोषणा को अपनाया गया था 1 दिसंबर 1948, दिसंबर 10 दिसंबर 1948 या दिसंबर 11 यानी 1948 या 31 दिसंबर 1948। आपकी स्क्रीन पर 5वां नंबर प्रश्न है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। 5वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें कि 5वें नंबर का प्रश्न का उत्तर है बी पार्ट अर्थात दिसंबर 10 दिसंबर 1948 उत्तर सही है। लीजिए आपकी स्क्रीन पर थोड़ा सा इमेज को, चलिए कोई बात नहीं है, मध्य में ही कर लेते हैं। चलिए ठीक। हाँ, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपके बी पार्ट ही सही है इसका। आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है 6वें नंबर का। क्या कह रहा है? नीचे दी गई संविधान की कौन सी अनुसूची मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित है? अनुसूची 8, अनुसूची 7, अनुसूची 12, अनुसूची 9। कौन सी भाषा कौन सी ऐसी अनुसूची है जो संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित है? तो मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित है वह कौन सी अनुसूची आपको बताना है। 6वें नंबर का प्रश्न है जिसका उत्तर सही है, आपको बता दें वह अनुसूची है हमारी 8। अनुसूची 8 ही इसका 6वें नंबर का प्रश्न है, अनुसूची 8 ही इसका उत्तर सही है। चलिए, अनुसूची इसका 8 ही उत्तर सही है। लीजिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं। अगला आपका 7वें नंबर का कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है? संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है। यूनिसेफ, यूनेस्को, विश्व व्यापार संगठन, ILO। आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी है जो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी के अंतर्गत नहीं आती है। और यह इनमें से 3 ऐसी हैं जो एजेंसी के अंतर्गत आती हैं, लेकिन चौथा नाम ऐसा है जो एजेंसी के अंतर्गत नहीं आता है। तो इनमें से कौन सा वह चौथा नाम है? और आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द कमेंट भी करते जाएं, क्योंकि हम आपको समय बहुत कम देंगे। विश्व व्यापार संगठन जो है वह इसके अंतर्गत नहीं आता है, जबकि यूनिसेफ, यूनेस्को, ILO ये सभी आती हैं। लीजिए आपकी स्क्रीन पर 8वें नंबर प्रश्न प्रस्तुत है। क्या कह रहा है? 949 के तीसरे जेनेवा कन्वेंशन का कौन सा अनुच्छेद युद्धबंदियों को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 8वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो उसका अनुच्छेद 4 उत्तर सही है। बहुत बहुत बधाई जो भी भाई बहन डी पार्ट दे रहे हैं, अनुच्छेद 4। अगला प्रश्न, क्योंकि हमें समय बहुत कम लेना है और प्रश्नों की श्रृंखला ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC समीक्षा सम्मेलन 2010 का आयोजन कहाँ हुआ? पेरिस में, कंपाला में, हेग में, रियो डी जेनेरियो में। चारों ऑप्शन बने हुए हैं। 9वें नंबर का प्रश्न का जवाब देना। 9वें नंबर का आपको बता दें जो भी जवाब दे रहे हैं, कंपाला में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC की समीक्षा का सम्मेलन 2010 में आयोजन हुआ। कहाँ हुआ? तो कंपाला में हुआ था। कंपाला इसका राइट आंसर है। लीजिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न दे रहे हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? नरसंहार शब्द किसने गढ़ा? राफेल लेम्किन ने, एलेनोर रूजवेल्ट ने, P थॉर्नबेरी ने, जेफरसन ने। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 10वें नंबर का आपको बताना है। तो नरसंहार जो शब्द है किस महाशय ने गढ़ा है, किस महाशय ने दिया है, समझ लीजिए। तो आपको 10वें नंबर का जवाब देना है। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं अधिकतर लोग राफेल लेम्किन महाशय जो हैं इन्होंने नरसंहार शब्द को गढ़ा है। ये उत्तर आपका सही है। और इसी तरीके से आप लोग जवाब देते रहें। आशा करता हूं कि आप लोग भी जवाब दे रहे होंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करते जाएं क्लास, क्योंकि उनके लिए भी यह अति आवश्यक है। केवल आप तक सीमित ना रहे। मेरा लक्ष्य है, हमारे एम ऑनलाइन क्लासेस का लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा
छात्र छात्राओं की मदद निःशुल्क हो सके, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। केवल और केवल आप लोग उन लोगों तक यह क्लासेस जरूर पहुंचाएं। शरणार्थियों के बारे में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में जितने भी स्टूडेंट किसी भी कॉलेज से जुड़े हों, गवर्नमेंट कॉलेज, एसएफएस, जो भी कॉलेज हैं, उन सभी कॉलेजों को कॉलेज के छात्र छात्राओं हेतु यह क्लास है और उनके मानवाधिकार के पेपर की स्पेशल क्लास है। तो आप लोग ध्यान दें। शरणार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे अपने देश के बाहर हैं, उत्पीड़न का डर, राष्ट्रीय सुरक्षा की अनुपस्थिति, देश से बाहर होने के कारण गरीबी। आपको बताना शरणार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है 11वें नंबर का है। 11वें नंबर का जो व्यक्ति कह रहे हैं तो आपको बता दें देश में बाहर होने के कारण गरीबी, यह एक कथन सही नहीं है। शरणार्थियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वे अपने देश के बाहर हैं, उत्पीड़न का डर है, या राष्ट्रीय सुरक्षा की अनुपस्थिति, देश से बाहर होने के कारण गरीबी, यह एक डी पार्ट आपका सही है इस उत्तर का, इस प्रश्न का। लीजिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न दे रहे हैं। शिक्षा के अधिकार की गारंटी अनुच्छेद के तहत दी गई है। यह वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इस पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट का टैग लगा लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शिक्षा के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? 14, 19, 21 और 21 चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 12वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो आपको बता दें 21A इसका सही है। 21A आपको ध्यान देना है, यह आपका उत्तर सही है। सी पार्ट शिक्षा की गारंटी, अधिकार की गारंटी अनुच्छेद देता है तो 21A। लीजिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 13वां नंबर का कहता है मौलिक कर्तव्यों में निहित है। भाग 4 अनुच्छेद 51A, भाग 4 अनुच्छेद 51B, भाग 3 अनुच्छेद 35 और भाग 3 अनुच्छेद 17 यानी 17 आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। 13वें नंबर का उत्तर तत्काल प्रभाव से जवाब देते जाएं। भाग 4 अनुच्छेद 51A अर्थात आपका ए पार्ट सही है, मौलिक कर्तव्यों में निहित है तो चौथा भाग है और अनुच्छेद 51A निहित है, यह पूर्णतः सही है। लीजिए मौलिक कर्तव्य जो निहित हैं इसके अंदर निहित हैं, आपको ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न आता है रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति के संस्थापक कौन थे? हेनरी डुनेट, एफ लिवर, रूसो, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपके स्क्रीन पर दिया गया बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति के संस्थापक कौन थे? तो आपको बताना है, यह 14वां नंबर है। 14वें का जो भी भाई बहन जवाब दे रहा है आपको बता दें, यह बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग जवाब दे रहे हैं। हेनरी डुनेट, हेनरी डुनेट ही नाम है उनका। तो रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक के तौर पर कहे जा सकते हैं। 14वें नंबर का ए पार्ट सही है। और लीजिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न 15वें नंबर का क्या कह रहा है? अल्पसंख्यकों के भेदभाव और संरक्षण की रोकथाम पर संयुक्त राष्ट्र उप आयोग की स्थापना 1946 में किसके द्वारा की गई थी? आम सभा, सुरक्षा परिषद, मानवाधिकार आयोग या मानवाधिकार आयोग या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आयोग, न्याय। तो आपको बताना है, यह 15 नंबर का क्वेश्चन है जिसका उत्तर सही है। आपको बताना है, बहुत ही अच्छा है। मानवाधिकार आयोग द्वारा अल्पसंख्यकों के भेदभाव एवं संरक्षण की रोकथाम पर संयुक्त राष्ट्र उप आयोग की स्थापना 1947 में की गई थी, यह ध्यान देना है। तो यह बहुत ही अच्छा प्रश्न था और इस तरीके के प्रश्नों को जरूर याद रखें, वेरी मोस्ट भी था 15वां नंबर। निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक, आपके वेरी मोस्ट भी क्वेश्चन बताते जाऊंगा मैं। निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक न्याय के आधुनिक सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है? यह ध्यान दें, इसलिए अध्ययन जरूर करते रहें क्योंकि आपको पता होना चाहिए यदि एक वर्ष आप पास नहीं होंगे ह्यूमन राइट में तो अगले वर्ष पुनः आपको 1000 के ऊपर का अधिक पेमेंट करना पड़ेगा। यह ध्यान है आपको। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का अध्ययनरत प्रत्येक यदि मानवाधिकार पर्यावरण के पेपर में फेल होता है तो उस छात्र को कम से कम 1100 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है उस विषय के प्रति, जो कि सबको बुरा लगता है। इसलिए ध्यान दें, और यदि अपने माँ बाप का पैसा, अपना स्वयं का पैसा बचाना है तो आप इसी तरीके से बचाएंगे, क्योंकि आप पास होने के लिए आए हैं ना कि फेल होने के लिए। इसलिए एग्जाम हॉल में
पास होने के लिए लगे रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। आपको केवल मोबाइल से 1 से 2 बार आप क्लास देखेंगे, आपको याद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। आप एक रफ रख लें, उसमें आंसर लिखते जाएं। ना लिख पाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए, देखते जाइए, कमेंट करते जाइए। हमारे तक कमेंट आएंगे और आप लोगों तक पहुंचेगी तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ, हमने ये जवाब दिया था, ये सही बताया सर ने। तो इस तरीके से आपको ऊर्जा मिलेगी। तो जवाब जरूर देते जाएं। 16वां नंबर का प्रश्न है, जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं, एबी डाइसी निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक न्याय के आधुनिक सिद्धांतों को प्रतिपादित किया? लोके, जे.एस. मिल, ए.बी. डाइसी, जॉन राउल। तो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सी पार्ट सही है, ए.बी. डाइसी। 16वां नंबर आपका कंप्लीट होता है। लीजिए 17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। और आपको बता दें, यह 60 प्रश्नों की श्रृंखला आपकी इस बार पेपर में आनी है, यह ध्यान दें। प्रश्न भी बहुत से बच्चों ने किए हैं, कितने प्रश्न आएंगे सर जी, कितने नहीं आएंगे इस बार। पिछले में आपको बता दें, मानव अधिकार पर्यावरण के 100 प्रश्न आते थे, इस बार 60 आने का अनुमान है और 60 ही आएंगे, क्योंकि 60 की सीरीज चल रही है। तो 30 पर्यावरण और 30 मानव अधिकार के आएंगे, जिसमें से आपको कम से कम आपको 22 नंबर या 23 नंबर लाने होंगे, तभी आप पास हो पाएंगे। इसलिए मेहनत जरूर करते रहें और क्वेश्चन थोड़ा सा अलग भी आ सकते हैं। हो सकता है कि मानव अधिकार में अलग पासिंग मार्क हो और आपको पर्यावरण में अलग पासिंग मार्क हो, जैसा कि अभी वर्तमान में चल रहा है। इसलिए मेहनत करें, पढ़ते रहें। पुलिस द्वारा व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए दिशा निर्देश सर्वोच्च द्वारा दिए गए थे, यानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया, निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायालय दिए गए थे? मेनका गांधी बनाम भारत संघ, आटो शंकर बनाम तमिलनाडु राज्य और हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य, डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। 17वां नंबर है आपकी स्क्रीन पर दिया गया, जिसका उत्तर सही आपको बता दें कि डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में कहा गया है कि पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बारे में दिशा निर्देश जो दिए गए थे वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, तो वह किस दो पक्षों के बीच में यह जो मामला था उनके बीच में यह दिया गया, यह निर्णय लिया गया। तो डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार के इसमें दिया गया था, यह ध्यान देना है। यह बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए अति आवश्यक हैं। डी पार्ट इसका सही है। तो वह एक बार जब एक जगह से कोर्ट मान्य कर देता है तो अन्य कोर्ट में भी वही चीज़ मान्य की जाती है। तो वह दिशा निर्देश जो हैं कि जैसे दिशा निर्देश हैं कि एक अपराधी को यदि किसी भी कोतवाली या थाना में उसको अपराध की श्रेणी में ले जाकर उसको बंद कर दिया जाता है, तो उसको 24 घंटे के पश्चात किसमें कोर्ट में हाजिर करना होता है। ऐसे ही दिशा निर्देश जो कि कोर्ट ने दिए हैं कुछ, कि कितने समय बाद मेडिकल, कितने समय बाद क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, उसका पूरा टाइम टेबल बना करके किया गया है, जो कि उस दिशा निर्देशों में दिया गया है, उसकी चर्चा की जा रही थी। तो पश्चिम बंगाल सरकार के उस दिए गए आदेश को कोर्ट द्वारा उसमें किस संशोधन, अगला प्रश्न है, किस संशोधन ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को शामिल किया? आपको यह बार बार प्रश्न आ रहा है, लेकिन यह प्रश्न वेरी मोस्ट है, यह ध्यान दे लें। यह प्रश्न आपके अधिकतर आपको मिला होगा, लेकिन यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। किस संशोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को शामिल किया गया? 44वें, 42वें, 93वें और 16वें कौन से संशोधन में आपको बताना है। यह 18वें नंबर का प्रश्न है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। जो भाई बहन जवाब दे रहे होंगे, 42वें संशोधन आपको बता दें, भारतीय 42वें संशोधन में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया संविधान की प्रस्तावना में। तो यह 42 में पूर्णतः सही है, बी पार्ट। लीजिए अगला प्रश्न 19वां नंबर क्या कहता है? कानूनी प्रत्यक्षवाद विचार का एक स्कूल जो मानव अधिकारों को केवल नैतिक और न्यायपूर्ण रूप में स्वीकार नहीं करता है द्वारा प्रतिपादित किया गया था। प्लेटो, अरस्तु, हेगल, ऑस्टिन। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 19वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें, तो ऑस्टिन इसका सही है उत्तर।
कानूनी प्रत्यक्षवाद विचार का एक स्कूल जो मानवाधिकारों को केवल नैतिक और न्यायपूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करता द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ऑस्टिन इसका उत्तर सही है, डी पार्ट। बहुत बहुत बधाई। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। लाइसेज फेयर दर्शन किसका विरोधी थीसिस है? हस्तक्षेपवादी राज्य, दमनकारी राज्य, सॉफ्ट स्टेट, कल्याणकारी राज्य। 20वां नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। क्या कहता है? जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें, कल्याणकारी राज्य। लाइसेज फेयर दर्शन किसका विरोधी थीसिस है? तो कल्याणकारी राज्य का, डी पार्ट इसका सही है। और चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। 20वां नंबर हमारा हो चुका है। 21वें नंबर प्रश्न में आप देखिए क्या दिया गया। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? 9वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 6वीं अनुसूची में और 7वीं अनुसूची में। 21वां नंबर आपका कहता है। तो 21वें नंबर का आपको बता दें उत्तर जो सही है इसका 6वीं अनुसूची में। पुनः सुन लें, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? तो वह 6वीं अनुसूची में प्रावधान है। यह सी पार्ट आपका 21वें नंबर का सही है। लीजिए आपको यह वेरी मोस्ट है, ध्यान दें इसको। अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर साफ दिख रहा है, ध्यान दें। ICEF का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड या नेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड या इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड या इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंट फंड। आपकी स्क्रीन पर बना हुआ वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह ध्यान दें। वेरी मोस्ट क्वेश्चन के अंतर्गत आएगा आपका ICEF का पूरा नाम। 22वां नंबर है जिसका उत्तर सही है, आपको बता दें इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। मेरे जवाब देने से पूर्व आप लोग उत्तर का जवाब, क्वेश्चन का जवाब दें, तभी आपको मजा आएगा और मुझे भी मजा आएगा। आशा करता हूं कि आप लोग भी लगातार मेहनत कर रहे होंगे। और चलिए ये क्वेश्चन कर दें, फिर आपको 2 लाइनों से तरोताजा करेंगे, फिर उसके बाद आगे की श्रेणी में चलेंगे। यूनिसेफ जिसको कहेंगे UNICEF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, वाशिंगटन में, बीजिंग में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें 23 का। चलिए इसी के साथ में जवाब दे दीजिए कमेंट बॉक्स में, तब तक हम आपको ऊर्जान्वित करते हैं। 2 लाइनों से कहा जाता है कि ब्रह्मांड की सभी सार्थक शक्तियां, कहा जाता है कि ब्रह्मांड की सभी सार्थक शक्तियां तभी तुम्हारे साथ हो सकती हैं जब तुम मन, हृदय और वचन से स्वच्छ हो। इसलिए आपको मन, हृदय और वचन से स्वच्छ होना पड़ेगा, तभी सभी शक्तियां आपके साथ में होंगी। यानी कि मन वचन, जैसे आप इस क्लास में यदि मन वचन से आप यहाँ पर और हृदय से क्लास ले रहे हैं हमारी, तो वास्तविकता में शक्ति का तात्पर्य है कि आप यदि एग्जाम हॉल में बैठेंगे और आप सोच रहे हैं कि मैं पास हो जाऊं, तो यदि आप ईमानदारी से हमारे द्वारा दी गई क्लासेस को देख रहे हैं, तो वास्तविकता यही है कि आप अच्छे नंबर पाएंगे। और मैं चाहूँगा भी यदि आपके रिजल्ट पूर्ण ईमानदारी से पढ़ने के बाद पॉजिटिव आते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने नंबरों की घोषणा जरूर करें कि हम सर जी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के छात्र हैं, फलाने कॉलेज के छात्र हैं, इतना कोड है हमारा और हमने इतने नंबर प्राप्त किए हैं। और यदि आप असफल होते हैं, यदि हमारे प्रश्न नहीं आए, तो भी बताइएगा, हम अपना सुधार करेंगे। क्योंकि हो सकता है कि प्रश्न आपके कुछ और तरीके के आए, लेकिन मुझे भरोसा पूरा है कि 99% क्या 200% यही प्रश्न आने वाले हैं। आपका जवाब यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 23 का जो उत्तर सही है, आपको बता दें न्यूयॉर्क। ऐसा होगा नहीं कि क्वेश्चन आए ना मेरा, क्वेश्चन आपको रखे मिलेंगे। बता दे रहा हूँ, बहुत से क्वेश्चन तो इसी सीरीज में रखे होंगे कि ABCD भी लिखा मिल जाए कहीं पर आपको, कई जगहों पर। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क लगाइएगा और एग्जाम हॉल में आनंद लीजिएगा।
और ध्यान दें इस बार OMR भी बहुत ही अलग तरीके से आई है, तो OMR का भी हम प्रारूप आपको कल तक पहुंचा देंगे कि OMR किस तरीके से भरना है, तो उसमें भी आप लोगों को आनंद आएगा और मज़ा आएगा और आप लोग गलतियां नहीं करेंगे। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? 40वां संविधान संशोधन, 41वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? 24वां नंबर प्रश्न कहता है जिसका उत्तर सही है 42वां संविधान संशोधन। 42 आर्टिकल आपको बता दें जो कि है उसमें यह जोड़े गए हैं। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस संशोधन में के साथ में द्वारा जोड़े गए? संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़े गए हैं मौलिक कर्तव्य। और यह भी देख लीजिए कि यह संशोधन जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन को 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। यह आपका उत्तर सही है। लीजिए आपके अगले प्रश्न में हम प्रवेश कर रहे हैं। 25वां नंबर आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है? तो तीनों सूचियां जो हैं किस अनुसूची के अंतर्गत हैं? 10वीं अनुसूची, 9वीं, 7वीं, 8वीं। चलिए 25वां नंबर है। 25वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं 7वीं अनुसूची पूर्णतः सही है आपका, बहुत बहुत बधाई। भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है? तो 7वीं अनुसूची के तहत आपको ध्यान देना होगा। यह सी पार्ट आपका सही है, 7वीं अनुसूची। लीजिए आपके स्क्रीन पर 26वां नंबर प्रश्न कहता है मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 20, 30, 40, 50। यह प्रश्न आपको पूर्व में भी पूछ चुका हूं, लेकिन यह वेरी मोस्ट है। इस पर राइट टिक लगा लें और स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। 26वें नंबर का जो है पार्ट, इसका बी पार्ट सही है, यानी 30 जिसको कहेंगे मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 30 अनुच्छेद हैं। इसका राइट आंसर है बी पार्ट। लीजिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है वियना घोषणा पत्र की प्रमुख चिंताएं क्या हैं? मानव अधिकारों की अविभाज्यता, मानव अधिकारों की सार्वभौमिकता, विकास का अधिकार, उपर्युक्त सभी। 27वें नंबर का आपको बताना है। 27वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो विकास का अधिकार, इसका सी पार्ट सही है। वियना घोषणा पत्र की प्रमुख चिंताएं क्या हैं? आपको यह क्लास मिल रही है और हो सकता है यदि हमें आवश्यकता समझ में आई तो आप लोगों को एक और क्लास दी जाएगी शानदार, और 13 तारीख को हमारी प्लेलिस्ट को खोल करके देख लीजिएगा 12 की रात में, और 13 को जाकर के पेपर दीजिएगा। आनंद ना आए तो देखना, आप लोगों को आनंद आएगा। पेपर देखेंगे तो कहेंगे कि सर जी वही क्वेश्चन फंसे हैं। वियना घोषणा पत्र और पर्यावरण की भी हम प्लेलिस्ट लिए बैठे हैं। पर्यावरण की भी प्लेलिस्ट आप सर्च करके पर्यावरण के भी क्वेश्चन तैयार कर लें, क्योंकि 30 क्वेश्चन उसके भी आने हैं। लगातार प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों के बीच में उपस्थित है। पुरानी क्लासेस सोच करके ऐसा नहीं कि छोड़ते जाएं, वह भी क्लासेस बहुत एनालिसिस के बाद दी गई हैं, आप लोगों के लिए ही हैं। वियना घोषणा पत्र की प्रमुख चिंताएं क्या हैं? तो 27वें नंबर का जो सही है वियना घोषणा पत्र की प्रमुख चिंताएं हैं विकास का अधिकार, सी पार्ट सही है। इसके बाद आता है आपका 28वां नंबर कहता है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं अनुसूची। आपको बताना 28वें नंबर प्रश्न का है। 28वें नंबर का जवाब देना है तो आपको बता दें जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं इसका 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में जो भारतीय भाषाओं का उल्लेख हुआ है 8वीं अनुसूची, यह पहले भी दिया जा चुका है क्वेश्चन। लीजिए दोबारा भी आपके बीच में उपस्थित है, जिसका राइट आंसर 8वीं अनुसूची। राज्य मानवाधिकार आयोग को किस सूची के मामलों पर सुनवाई करने का अधिकार है? संघ सूची एवं समवर्ती सूची, राज्य सूची एवं संघ सूची, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची।
राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। तो इसका जो राइट आंसर है 29 प्रश्न का जवाब देना है, तो 29 का नंबर जो है राज्य सूची एवं समवर्ती सूची अर्थात डी पार्ट। राज्य मानवाधिकार आयोग को, यह वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको वेरी मोस्ट की श्रेणी में डाले रखें। राज्य मानवाधिकार आयोग को किस सूची के मामलों पर सुनवाई करने का अधिकार है? तो राज्य सूची एवं समवर्ती सूची अधिकार है, यह आपका उत्तर सही है। लीजिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? शोषण के विरुद्ध अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 23 से 25, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 19 से 22 और अनुच्छेद 14 से 18। 30वें नंबर का आपको बता दें, जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं, अनुच्छेद 23 से 24 आपका उत्तर सही है, अनुच्छेद 23 से 24। लीजिए आपकी बी पार्ट सही है। लीजिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 31वां नंबर क्या कहता है? संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? यह भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट की श्रेणी में डाल लें। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 29 से 30 तक, अनुच्छेद 23 से 28 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा उत्तर सही है? 31वें नंबर का तत्काल प्रभाव से जवाब दें। और यदि आप लोग अच्छे से जवाब दे रहे हैं तो आपको बता दें कि आपका भविष्य जरूर उज्जवल होगा। आशा करते हैं कि आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। बस आपके कुछ प्रश्न और शेष हैं और तत्काल प्रभाव से आज की क्लास समाप्त करेंगे, और यदि आवश्यकता हुई तो एक क्लास और दूंगा आप लोगों को, बस मज़ा आ जाएगा। 31वां नंबर है, 31वां नंबर के ये पार्ट सही है। आपको बता दें अनुच्छेद 29 से 30 तक संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार का जो संबंध है वह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 तक यह अनुच्छेद संबंध है, यह उत्तर सही है। ए पार्ट 29 से 30 तक। लीजिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? अभिव्यक्ति का अधिकार, विचरण का अधिकार, जीने का अधिकार, व्यवस्थित करने का अधिकार। जैसे वर्तमान काल में आपको पता है कि कोरोना काल था, कोरोना काल में कई बार आप लोगों ने आपातकाल जैसी स्थितियां देखी कि अब हम लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है। नई नई डिक्शनरी के शब्द आकर के हमारे सामने आ गए और हम लोगों को उन शब्दों का आभास भी नहीं था, उन शब्दों से भी हमें सीख मिली और कहीं ना कहीं उनसे हम लोगों का बचाव भी हुआ। लेकिन उनमें भी एक ऐसा जो हमारा मौलिक अधिकार है जो कोई भी सरकार नहीं छीन सकती है, जिसका जो उत्तर, इसका जो उत्तर सही है वह 32 का है, जो कि है जीने का अधिकार। आपको पता है विचरण का अधिकार तो मतलब होता है घूमने का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार होता है बोलने का अधिकार है, व्यवस्थित करने का अधिकार है तो व्यवस्थित होने का अधिकार है। लेकिन आपको विचरण से तो आभास ही हो गया होगा, क्योंकि वीडियो आप देख चुके होंगे कई न्यूज चैनलों पर कि जो लोग बाइक पर विचरण करते हुए जा रहे थे तो उनका पुलिस स्वागत भी कर रही थी लाजवाब तरीके से। कई वीडियो आए, मजाक के आए, अच्छे आए, लेकिन जीने का अधिकार हमारा कोई भी सरकार नहीं छीन सकती है। यह हमारा मौलिक अधिकार, हमें किसी भी आपातकाल स्थिति में ऐसा नहीं है कि मृत्यु दी जाए, हमें जीने का अधिकार प्राप्त है, यह चाहे कोई भी आपातकाल स्थिति हो। 33 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1948, 11 दिसंबर 1947, 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1945। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 33 नंबर का जवाब देना है। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे होंगे, आशा करते हैं सभी लोग सही जवाब देंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे 11 दिसंबर 1946। और आपको एक बार पुनः बोल रहा हूं, यदि हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों इतना हमारा जरूर सहयोग करें कि आप अपने दोस्तों को हमारी क्लासेस शेयर जरूर करें, कम से कम, क्योंकि प्रतियोगी छात्रों हेतु भी हम निःशुल्क प्लेटफॉर्म चलाते हैं, उन बच्चों को भी शेयर करें, क्योंकि लगातार हम उनके लिए PDF और पढ़ाई
यूपी जीके का मटेरियल पड़ा हुआ है। अभी बीयू झांसी का पेपर है तो बीयू झांसी के पूरे प्रश्न पत्र आपके डले हुए बीयू झांसी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और मानवाधिकार तो स्पेशल चला ही रहे हैं, आप लोग जरूर ध्यान दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न दिए जा रहे हैं। और भी क्वेश्चन हैं, अभी आज सीरीज समाप्त नहीं हुई है। लीजिए आपकी स्क्रीन पर 34वां नंबर, मानवाधिकार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत, म्यांमार, लंदन, जनेवा। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही है? तत्काल प्रभाव से जवाब दें। तो इसका जो उत्तर सही है भारत। मानवाधिकार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका ये पार्ट सही है, यानी कि भारत में स्थित है, इसका उत्तर सही है। लीजिए आपकी स्क्रीन पर 35 नंबर कहता है यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? यूनिसेफ का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, नेशनल चिल्ड्रन फंड, या फिर यूनिसन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। आपको बताना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। बहुत ही आनंददायक प्रश्न है। 35वां नंबर जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं, आपको बता दें यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड इसका सही है, ये पार्ट सही है। यूनिसेफ का पूरा नाम यही है। लीजिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न दे रहे हैं। 36वां नंबर क्या कहता है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची आदिवासियों के कल्याण ट्राइबल वेलफेयर से संबंधित है? 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। यह वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आपको बता दें, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। 36वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं 5वीं अनुसूची। तो भारतीय संविधान की वह कौन सी अनुसूची है जो आदिवासियों के कल्याण से संबंधित है? तो वह है आपकी 5वीं अनुसूची हमारी। ये पार्ट सही है 36वें नंबर का। लीजिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। 37वां नंबर आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद अर्थात यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल UNHRC की स्थापना कब हुई थी? 2001, 2006, 2007, 2010। आपको बताना है, यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। 37वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो 2006। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल UNHRC की स्थापना जो हुई थी 2006 में हुई थी, इसका उत्तर सही है आपका बी पार्ट। 37वें नंबर का लीजिए आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न, तो आपका 2006 बिल्कुल सही है बी पार्ट। और लीजिए आपकी स्क्रीन पर 38वां नंबर क्या कहता है? प्राचीन भारत में अहिंसा के मार्ग को किस शासक ने राजनीति में अपनाया? हर्ष ने, पुलकेशिन सेकंड ने, चंद्रगुप्त ने, अशोक ने। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 38वां नंबर प्रश्न है जिसका आप लोगों को उत्तर भली भांति जानते होंगे। सम्राट अशोक की चर्चा है। अशोक ने प्राचीन भारत में अहिंसा के मार्ग को किस शासक ने राजनीति में अपनाया? तो वह थे अशोक। तो अशोक इसका उत्तर सही है। लीजिए आपकी स्क्रीन पर डी पार्ट सही है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 39वां नंबर, ऑपरेशन वुडवरेज कहाँ चलाया गया? वुडवरेज कहाँ चला गया? पंजाब में, गुजरात में और बिहार में, उत्तर प्रदेश में। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 39वां नंबर का जो भी भाई बहन है तो ए पार्ट पंजाब में वो ऑपरेशन वुडवरेज चला गया, तो ए पार्ट सही है इसका 39वें का पंजाब। लीजिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। अगले प्रश्न आपका दिया गया, भारत के किस राज्य में JKLF समूह कार्यरत थे लिखना है यहाँ पर। गुजरात, झारखंड, जम्मू कश्मीर, बिहार और झारखंड। तो आपको बता दें इसका जो उत्तर सही है वह है जम्मू एंड कश्मीर। 40 का आपका सी पार्ट सही है। तो भारत के किस राज्य में JKLF समूह कार्यरत थे? तो वह है जम्मू कश्मीर। JKLF का देखिए आपके स्क्रीन पर दिया गया है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जिसको एक अलगाववादी संगठन भी कह सकते हैं, जो कि एक्टिव था। तो वह कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। इसका उत्तर सही है आपका सी पार्ट। और चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 41वें नंबर में, भारत के किस राज्य में PWG समूह कार्यरत है? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। यह आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। अगला प्रश्न है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। 41 नंबर का आपका प्रश्न दिया गया, क्या कह रहा है ध्यान दें। इसमें दिया गया कि भारत के किस राज्य में PWG समूह का कार्यरत है। तो आपको बताना 41वां नंबर है। इसका जो उत्तर सही है आपको बता दें आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में यह कार्यरत है। डी पार्ट इसका सही है। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
आंध्र प्रदेश, यानी PWG का मतलब है पीपल्स बार ग्रुप, जो कि एक्टिव है वह आंध्र प्रदेश में। यह अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में उल्फा समूह कार्यरत है? तो उल्फा समूह, यह समूह है कुछ कार्यरत हैं, तो इनकी चर्चा की जा रही। तो उल्फा समूह कहाँ कार्यरत है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, असम, तमिलनाडु। 42वां नंबर कहता है उल्फा समूह कार्यरत है, तो कहाँ पर कार्यरत है 42वां नंबर? इसका है उत्तर सही असम, यानी सी पार्ट इसका सही है। आपको बता दें सी पार्ट इसका सही है असम। भारत के किस राज्य में उल्फा समूह कार्यरत है? तो असम में। आपका सी पार्ट सही है। उल्फा के पूरी चर्चा सुन लें। उल्फा का पूरा नाम है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। उल्फा असम में एक सक्रिय आतंकवादी और उग्रवादी संगठन है। यह भी ध्यान दे लें कि यह आतंकवादी और उग्रवादी संगठन है। उल्फा जिसको कह सकते हैं, जो असम में एक्टिव है, यह कहा जा सकता है। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न कहता है भारत के किस राज्य में MCC समूह कार्यरत है? बिहार, झारखंड, बिहार और झारखंड, जम्मू कश्मीर। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। यह 43वां नंबर है जिसका उत्तर सही है। आपको बता दें बिहार और झारखंड। भारत के किस राज्य में MCC समूह कार्यरत है? तो वह है बिहार और झारखंड में यह समूह कार्यरत है। इसका सी पार्ट सही है। लीजिए अगले प्रश्न इसके बारे में बता दें। बिहार और झारखंड, जिसका लिखा है MCC का फुल फॉर्म है मोस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया, जिसका फुल फॉर्म है, जो कि बिहार और झारखंड में एक्टिव है, कार्यरत है। तो यह आपको ध्यान देना होगा। यह बहुत ही अच्छे प्रश्न दिए गए हैं। 44वां नंबर कहता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। 44वां नंबर जिसका उत्तर सही है बी पार्ट, यानी 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा और उम्दा प्रश्न है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखें और स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं। लीजिए 24 अक्टूबर आपका सही है। 45वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के वर्तमान प्रमुख प्रेसिडेंट कौन है? वर्तमान प्रमुख का नाम बताना है आपको, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताना है कि वर्तमान प्रमुख का नाम। इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, आपको कमेंट बॉक्स में, अंतिम क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हम चाहेंगे कि आप लोग संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के वर्तमान प्रमुख प्रेसिडेंट का नाम बताएं और हम आपको इसका जवाब अगली क्लास में देंगे। अगली क्लास में इसका जवाब देंगे और कमेंट बॉक्स में आप इनका नाम वर्तमान की स्थिति के अनुसार दीजिए। हम आशा करते हैं कि आप लोग जवाब देंगे। हमारा जवाब आपके लिए रेडी है, लेकिन हम आज नहीं दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपको मौका दें और मानवाधिकार परिषद के वर्तमान प्रमुख, वर्तमान प्रेसिडेंट, वर्तमान अध्यक्ष का नाम बताएं। यह बहुत ही अच्छे तरीके का प्रश्न है। और चलिए दोस्तों, अब मैं विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद साथियों, आप लोग अच्छे से रहें, सुरक्षित रहें, अध्ययन जरूर करते रहें और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के प्रत्येक अध्ययनरत छात्र छात्रा को यह क्लास शेयर जरूर करें। हमारी प्लेलिस्ट शेयर करें, हमारे चैनल को शेयर करें, जिससे कि वह अध्ययन कर सकें। हम निःशुल्क PDF टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन यदि किसी के मोबाइल में समस्या होती है तो हमारी टीम को जो व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करें। आपको हमारे थंबनेल पर नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पर आप संपर्क करिए। हमारी टीम आप लोगों को PDF उपलब्ध कराएगी व्हाट्सएप पर, और आप लोग किसी भी तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और आप टेलीग्राम से या फिर इंस्टाग्राम से, सभी जगहों पर हम उपलब्ध हैं। आप लोगों के लिए लगातार तत्पर हैं और आप लोगों को और भी क्लासेस देने की पूरी कोशिश में हूं और स्पेशल क्लास आपको दूंगा। अगले क्लास में मिलते हैं और आपके इस 45वें नंबर प्रश्न का उत्तर का जवाब आपसे लेंगे, फिर हम जवाब देंगे। चलिए, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। हमारे चैनल को यदि पसंद आती है क्लास तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को हमारे नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद साथियों।